Hello everyone, my name is Pankaj Kodwani and I welcome you all to the channel of Legal Edge. अब जैसा आप सब लोगों ने डिमांड किया था that you needed some academic series on critical reasoning, तो वैसा ही हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्यों ना एक वीडियो बनाएं 100 minutes to CR. Now this video is not going to be a 100-minute video, but then overall CR को हम लोग 100 minutes में कवर करने की कोशिश करेंगे. So I've broken this series in 4 parts and every part should have around 20 to 25 minutes, right? So यहाँ पे फोकस क्या रहेगा? देखिए बेसिक्स आप लोगों को आते हैं बट देन उसके बावजूद भी कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के गलत हो रहे हैं. तो हम लोग ना केवल बेसिक्स कवर करेंगे बट वी विल फोकस ऑन नुआंसेस की ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपने चूज किया लेकिन ये गलत है, राइट? तो मैंने ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पे आप लोगों के लिए रखी हुई है. स्टे ट्यून्ड विद मी. हम लोग आगे अगर बढ़े तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि किस तरीके से इस पूरी सीरीज को ब्रेक किया गया 4 पार्ट्स में. क्लास 1 इज गोइंग टू बी अबाउट assumptions and inferences. Class 2 is going to be about strengthen and weaken. 3 is going to be about flaws and paradoxes. 4 is going to be about the remaining topics जो evaluate the argument हो गया या फिर parallel reasoning हो गया, bold phase argument हो गया. ये सारी चीजें जो है वो क्लास नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे. So without wasting much time हम लोग assumption की ओर बढ़ते हैं. सबसे पहले assumption होता क्या है यार? देखिए assumption का बेसिक डेफिनेशन ये है कि इट इज सम इंफॉर्मेशन जो ऑथर अपने दिमाग में ट्रू मानता हुआ ओपिनियन देता है, राइट? आपके सामने एक ओपिनियन आया तो ऑथर ने अपने दिमाग में कुछ चीज को ट्रू मान के वो पर्टिकुलर ओपिनियन आपको दिया है वहां पे. तो आपका काम क्या है? आपको उस पर्टिकुलर चीज को जो ऑथर ने अपने दिमाग में ट्रू मान रखी है उसको आइडेंटिफाई करना होता है. दैट्स कॉल्ड an assumption. It is what the author or the writer has considered true before making a claim or an assertion. Assumptions are identified by the reader. ये बात बिल्कुल सही है कि assumptions जो है वो आप लोग ही आइडेंटिफाई करते हो, but then assumptions are not given by the reader. आप आइडेंटिफाई करते हो लेकिन वो आपका assumption नहीं होता, वो author का assumption होता है. So this is one thing that most people you know, fail to consider when they solve questions on assumptions. यहाँ पे there are multiple reasons कि आपके assumption के questions क्यों गलत जा रहे हैं. You may have understood the concept incorrectly. क्योंकि होता है ना कि हम लोगों को ओपिनियन दे रखा है एंड उसके बाद फिर हम लोग हमारा assumption निकालते हैं जबकि हमें हमारे assumption की जरूरत ही नहीं है. वहां पे ऑथर का assumption जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है. So maybe you must have understood the concept incorrectly, इस वजह से ऑप्शन गलत हो रहा है. Or you must have reached the scope of the passage कि passage is talking about one particular thing लेकिन option जो है वो generalized है. So scope of passage आपने breach कर दिया. और sometimes we have the urge to select the incorrect option क्योंकि वो एक trap होता है. It sounds very appealing लेकिन हम लोग उसको मार्क कर बैठते हैं. और you know the concept but you fail to interpret options. ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आपको ये तो पता है कि इस कंसेप्ट को कैसे सॉल्व करना है, assumption होता क्या है, you know everything, but options को आप interpret नहीं कर पाते, maybe because of XYZ reasons, and इस वजह से आप गलत option choose कर बैठते हैं, और you end up marking the opinion itself instead of identifying the assumption. So these are a couple of reasons जो मैंने identify किए हैं. आप देखिएगा इनमें से कौन से reasons जो है वो आप लोगों के लिए applicable हैं. तो यहाँ पे मैंने ये भी रखा है कि एग्जैक्टली बिगिन कैसे करना है assumption क्वेश्चंस के साथ. सो स्टेप नंबर 1, यू नीड टू आइडेंटिफाई, मतलब हमें ढूंढना क्या है? हमें अनस्टेटेड लिंक को ढूंढना है. assumption इज दैट अनस्टेटेड लिंक बिटवीन अ प्रीमाइस एंड कंक्लूजन. बीच में ऑथर ने कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है वो मिस कर दी है एंड आपको, और वो मिस क्यों किया है उसका एक रीजन है. assumption इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है, इतनी बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है कि ऑथर खुद सोचता है यार रीडर्स को ये तो पता ही होगा, बट देन रीडर्स को वो नहीं पता होता, इसीलिए तो उन्हें वो ढूंढने के लिए कहा जाता है. तो assumption questions ask you to find that unstated link. करना क्या है? The first thing that you need to do is identify the opinion, right? कि पैसेज का या फिर आर्ग्यूमेंट का ओपिनियन क्या है. उस ओपिनियन के लिए ऑथर ने कौन कौन सी प्रीमाइसेस यूज की है, तो जो बीच का मिसिंग लिंक है वो आपको दिखाई देगा. कभी कभार हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, सम पीपल टेल यू यूज नेगेशन टेक्निक, कि आप नेगेशन टेक्निक यूज करो ना. व्हाट एग्जैक्टली इज नेगेशन टेक्निक? नेगेशन टेक्निक कोई अलग से मेथड नहीं है. इट्स सिंपली
an extension of the concept that I just told you कि it's the missing link. होता क्या है कि you have premise and on the premises on the basis of premises you have a conclusion. ठीक है, अब यहाँ पे जो missing link है that's gonna be your assumption. अब अगर आप इसको negate करोगे तो ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंक्लूजन अगर प्रीमाइसेस पे डिपेंडेंट है तो ये कंक्लूजन अजम्पशन पे भी डिपेंडेंट है, एंड इस वजह से अगर आप अजम्पशन को निगेट करोगे तो ये कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा. दैट इज व्हाट निगेशन टेक्निक इज. इट इज सिंपली एक्सटेंशन. तो आप तो ये ध्यान रखो कि आपको अपना ओपिनियन नहीं देना, आप ये ध्यान रखो कि आपको जो अजम्पशन आइडेंटिफाई करना है वो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई करना है, नॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, एंड assumption should not reach the scope of the passage. So ये दो चीजों का ध्यान रखो, अपनी तरफ से assumption नहीं आना चाहिए, author का assumption चाहिए, opinion नहीं होना चाहिए, and it should not reach the scope of the passage. देखिएगा कि you'll be able to get the most of the questions correctly. So यहाँ पे पहला वो बोल रहा है, एक एग्जाम्पल है, Coorg is a place with beautiful scenery, therefore people there must have trouble concentrating for any length of time at all. Coorg is a place जहाँ पे beautiful scenery है, and इसीलिए लोगों को वहां पे concentrate करने में trouble होता होगा for any length of time at all. ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इसने एक आर्ग्यूमेंट दिया, मैंने छोटा सा आर्ग्यूमेंट लिया है पहले. We'll discuss one more question after it. तो देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर पार्ट, Coorg is a place with beautiful scenery, ये क्या है? This is your premise, and therefore के बाद author has given the opinion that कि इस वजह से लोगों को वहां पे concentrate करने में trouble होता होगा. तो अब देखिए, I have a couple of options with me. आपको क्या करना है, pause this video, अपने आप identify कीजिए and आगे उसके बाद play कीजिएगा. मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं. तो वो क्या बोल रहा है, places with beautiful scenery have many people visiting them. आपने देखा एक चीज कि ओपिनियन को तो ये कंसिडर ही नहीं कर रहा, दिस टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स. ये बोल रहा है कि ब्यूटीफुल प्लेसेस, सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस में लोग विजिट करते हैं. यार हो सकता है कि कोई ब्यूटीफुल प्लेस समुद्र के बीच में हो, तो इज इट नेसेसरी कि लोग वहां पर भी विजिट करेंगे? देयर आर अ लॉट ऑफ अनविजिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ and they may be beautiful. So this talks about whether people visit beautiful places or not. ये हमारे आर्गुमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, तो अगर आप इसको ऑप्शन मार्क करेंगे आपका आंसर जो है इट्स लाइकली टू बी इनकरेक्ट. सेकंड बोल रहा है, people cannot concentrate when they have beautiful things around them. हाँ यार, क्लोज ऑप्शन लग रहा है. people cannot concentrate when they have beautiful things around them. तो एक बार इसको यहाँ पे रख देते हैं. We'll consider this option once we visit all four of them. People's ability to concentrate is susceptible to their surroundings. अब देखिए, ये बोला people's ability to concentrate is susceptible. What is susceptible? Vulnerable. कि लोगों का जो surrounding है वो लोगों की concentrate करने की ability को क्या करता है, impact करता है. तो yes, again this option is very close, so मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ. Option D, people in Coorg spend most of their time outdoors or in view of beautiful scenery. Now this is something जो आपकी तरफ से आया है. ऑथर ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वो कितना टाइम बाहर स्पेंड करते हैं, 24 में से 10 घंटे स्पेंड करते हैं और पूरे 24 घंटे स्पेंड करते हैं. इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता. एंड एक बात याद रखिएगा, अजम्पशन उसी चीज का निकलता है जो चीज आपको दे रखी होती है. जो चीज नहीं दे रखी, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि कभी कभार आप स्कोप को ब्रीच कर देते हैं. तो जो चीज दे ही नहीं रखी उसका अजम्पशन भी कैसा, तो ये गलत. नाउ आई हैव टू ऑप्शंस. People cannot concentrate when they have beautiful things around them, and option C, people's ability to concentrate is susceptible to their surroundings. इसमें से जो correct answer है, this is option C. Now why not B? आपने अगर देखा हो, हमने बात किया कि Coorg is a place with beautiful scenery, right? So हम लोग beautiful scenery की, दुनिया में बहुत सारी चीजें beautiful हो सकती है, लेकिन हम लोग beautiful scenery की बात कर रहे हैं, तो assumption भी उससे related होना चाहिए. So look, this talks about surroundings. Scenery क्या होता है? Surrounding ही तो होता है. So this should be your answer, not this, because this talks about beautiful things. This exactly tells you कि ये scope को breach कर दिया इस option ने, and that is why it cannot be our answer either. I hope आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम लोग assumptions निकालते हैं. First, it should not breach the scope. Second, it should be related to what is given. जो नहीं दे रखा उसका assumption ही कैसे निकल सकता है. तो इन चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे,
आपके assumption के क्वेश्चंस जो हैं they are likely to be correct. So ऑप्शन सी ये मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट, नाउ लुक एट दिस वन. आर्ग्यूमेंट का साइज जो है मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया. ये क्या बोल रहा है? यूएस सेंसस इज नॉट परफेक्ट. thousands of Americans probably go uncounted. बोल रहा है यूएस सेंसस जो है वो परफेक्ट नहीं है. सेंसस a decennial activity every 10 years, count होते हैं citizens. So US census is not perfect. Thousands of Americans probably go uncounted. However, basic statistical portrait of the nation painted by census is accurate. देखो, अब यहाँ पे आपको एक पैराडॉक्स दिखाई देगा. हम लोग पैराडॉक्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक पैराडॉक्स है कि भाई इतने सारे लोग काउंट नहीं हो पाते हैं, फिर भी जो हमें स्टैटिस्टिकल पोर्ट्रेट मिलता है यूएस का, जो दिखता है कि कितने लोग अमीर है कितने लोग गरीब हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है. कैसे? उसके लिए फिर उसने आपको रीजन दिया कि यार ये बात बिल्कुल सही है दैट सम पुअर गो अनकाउंटेड, पर्टिकुलरली द होमलेस, क्योंकि उनका होम ही नहीं होता तो वो काउंट ही नहीं हो पाते. बट सम ऑफ द रिच गो अनकाउंटेड एज वेल. कुछ अमीर लोग भी अनकाउंटेड हो जाते हैं because they are often abroad or traveling between one residence and another. तो उसने आर्ग्यूमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं. आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है कि अमेरिका यूएस सेंसस इज नॉट परफेक्ट, बहुत सारे लोग अनकाउंटेड हो जाते हैं, फिर भी जो हमें पोर्ट्रेट मिलता है यूएस का, यूएस की डेमोग्राफी का, वो सही होता है. क्यों? क्योंकि अगर कुछ गरीब लोग अनकाउंटेड रह जाते हैं तो कुछ अमीर लोग भी अनकाउंटेड रह जाते हैं. तो देखा, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल प्रीमाइसेस हैं, आपके पास एक ओपिनियन है. ओपिनियन क्या? कि डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स द पोर्ट्रेट दैट वी गेट ऑफ द यूएस इज एक्यूरेट. सो मैं आप लोगों को वापस वही बोलूंगा कि इस वीडियो को एक बार पॉज करें, अपने आप इस आर्ग्यूमेंट को इवेल्युएट करें, आंसर फाइंड आउट करें. मैं यहां से आगे बढ़ रहा हूं. Which of the following is an assumption on which the argument depends? तो ओपिनियन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि despite all these things जो हमें पिक्चर मिलती है वो एक्यूरेट होती है. अब देखो, both rich and poor have personal and economic reasons to avoid being counted by the census. कि भाई पुअर लोगों के अपने रीजंस हैं, रिच लोगों के अपने रीजंस हैं, बट ऐसा कहां बोला कि वो इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं. सो अपने रीजंस है या नहीं वो मैटर भी नहीं करता. एनीवे, ऑप्शन ए इज नॉट योर आंसर. The percentage of poor Americans uncounted by census is close to the percentage of rich Americans uncounted. This option seems, very close. वो बोल रहा है कि जो percentage of poor that go uncounted वो बराबर है percentage of rich that go uncounted. मतलब जितना परसेंट poor लोग uncount रह जाते हैं उतना ही परसेंट rich लोग uncounted रह जाते हैं. ये बोल रहा है. तो this seems close. नेक्स्ट देखते हैं. The number of homeless Americans is approximately equal to number of rich Americans. जो homeless हैं और जो rich हैं उन दोनों का नंबर सेम है. अब आप अगर देखें तो ये ऑप्शन भी बड़ा क्लोज है कि भाई जितने लोग होमलेस अमेरिकन हैं, मतलब जो पुअर हैं, उनका नंबर रिच अमेरिकन की जितना ही है. तो दिस अगेन सीम्स वेरी क्लोज. एक बार के लिए इसको साइड में रखते हैं. ऑप्शन डी, the primary purpose of census is to analyze the economic status of American population. Census का primary purpose ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था, you don't have to breach the scope of the passage. So passage में census का purpose क्या है? This is beyond, मतलब हमें generally ये पता है कि census का purpose क्या होता है, but then वो common sensical knowledge हमें यहाँ पे apply नहीं करनी. And probably that's the reason option D is incorrect because it breaches the scope. ऊपर बता ही नहीं रखा कि सेंसस का पर्पस क्या है. सो दिस ऑप्शन विल नेवर अप्लाई. समथिंग दैट इज नॉट सेड, उसका अजम्पशन भी हम लोग नहीं निकाल सकते. सो अगेन बी एंड सी ये दो क्लोज ऑप्शंस है मेरे पास. अब आप अगर देखें ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ होमलेस अमेरिकन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नंबर ऑफ रिच अमेरिकन. बात किसकी हो रही है? कुछ गरीब लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, कुछ अमीर लोग भी एक्सक्लूड हो जाते हैं, एंड बावजूद इसके जो हमें पिक्चर मिलती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है. लेकिन ये तो बोल रहा है कि अमेरिका में गरीब का नंबर और अमीर का नंबर बिल्कुल सेम है. सो दिस टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स जो पैसेज में डिस्कस ही नहीं हुआ. पैसेज में हमें ये थोड़ा बता रखा है कि कितने लोग अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं. तो मैं क्यों बोलूं कि उन दोनों का नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है? मैं तो उन लोगों की बात करूंगा जो एक्सक्लूड हो गए हैं. सो लुक, परसेंटेज ऑफ पुअर अमेरिकन अनकाउंटेड जो एक्सक्लूड हो गए हैं, एंड परसेंटेज ऑफ रिच अमेरिकन अनकाउंटेड ये सेम है.
So ये this talks about something else. The correct answer for this one is option B. I hope आपको ये समझ में आया. So देखिए, जब आप options को interpret करना start करते हैं ना, that's when you can consider that you're improving. So option को interpret कीजिए. Critical reasoning ज़्यादा difficult नहीं है. If you are able to interpret options, you should be able to get the right answers. So the correct answer is option B. चलिए, so this was assumption for you. Next हम लोग बात करते हैं inferences की. Now what are inferences? देखिए, inferences are pieces of information that are correct on the basis of given premises. मैं वापस आप लोगों के लिए इसको रिपीट कर रहा हूं. Something that we can logically derive from premises in the argument is inference. Now this is called logical derivation. कुछ लोग सोचते हैं कि इन्फरेंस जो है इट इज कंक्लूजन. अब मैं इन्फरेंस जो है कंक्लूजन हो सकता है, लेकिन इन्फरेंस को मैं फिर ये बोलना चाहूंगा कि इन्फरेंस इज रीडर्स कंक्लूजन. आप कोई भी आर्गुमेंट पढ़ते हैं तो उसमें कितने लोग होते हैं? एक ऑथर और एक आप. आप कौन होते हैं? रीडर. एंड ऑथर कौन होता है? जिसने वो पैसेज बनाया है. तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन आप लोग अगर दे रहे हैं तो वो इन्फ्लुएंस होगा. ठीक है. सो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये कंक्लूजन हो सकता है ना. हो सकता है भैया, लेकिन इट इज रीडर्स कंक्लूजन. रीडर्स कंक्लूजन इज इन्फ्लुएंस. एंड रिमेंबर, रीडर ओपिनियन नहीं देता. सो इन्फ्लुएंस कैन नॉट बी एन ओपिनियन. इन्फ्लुएंस इज लॉजिकल डेरिवेशन. ठीक है. जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये बात बताता रहता हूं कि मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला, पंकज गो एंड वॉच द मूवी ड्रीम गर्ल 2. It's a wonderful movie. तो मैं मूवी देखने के लिए गया. And after the movie ended and I was coming out the theater, I said the movie was just a one-time watch. Now, is it an inference? No, it's an opinion. Why? Because my friend told me the movie was very good, and I, on the other hand, felt that movie was just a one-time watch. So it is an opinion because opinion changes from people to person to person. Inference, on the other hand, would have remained same for everybody. For example, अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ, वही इंफॉर्मेशन किसी और को भी देता हूँ, तो जो इंफरेंस आप निकालेंगे वही इंफरेंस वो भी निकालेगा उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए. ठीक है. सो इंफरेंसेस आर नॉट ओपिनियंस, दे आर लॉजिकल डेरिवेशंस. ठीक है. तो ये मैंने आपको बताया था. It's drawing conclusions based on information that has been stated in the passage. Inference is definitely true on the basis of information. Inference is something that is not directly stated because it is not a premise, but something true on the basis of premise, and we have to identify. Simple example: A is greater than B, B is greater than C. This is information number one. This is information number two. इसके basis पे आप क्या बोल सकते हो? You can definitely say A is greater than C. Now, do you think ये opinion है? No, it is not an opinion. It is logically derived from these two pieces of information. Next, assumption versus inference में क्या difference है? Assumption किसका होता है? Author का. मैंने अभी अभी आपको बताया था. Assumption comes from author. Readers are only supposed to identify them. Inferences, they come from readers. And they cannot be an opinion. ठीक है. So ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. इसको समझना सीखो कि assumption हमें author के point of view से सोचना है, inference reader के point of view से सोचना है, but वो opinion नहीं हो सकता. आगे देखते हैं. Why do questions on inferences go wrong? Maybe concept आपने incorrectly समझा. Missing out on important information while reading. ऐसा अक्सर होता है that जब आपके पास पैसेज के फॉर्म में आर्गुमेंट आता है तो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है, एंड देन यू टेंड टू मिस आउट ऑन सम इंफॉर्मेशन. इस वजह से इंफरेंसेस आप शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. रीचिंग द स्कोप ऑफ द पैसेज में बात कर रखी है एक पर्सन की. यू आर टॉकिंग अबाउट एंटायर मैनकाइंड. सो आपने स्कोप को ब्रीच कर दिया. ऑब्वियसली इट इज लाइकली टू गो रॉन्ग, एंड द अर्ज टू गेट स्टक इन ट्रैप्स and treating these questions differently. Now ये सबसे बड़ा पॉइंट है. बहुत सारे लोग मेरे को आके बोलते हैं सर मैंने सीआर कर लिया है, मुझे बस इन्फरेंसेस एंड पैराडॉक्सेस समझ में नहीं आ रहे, या इन्फरेंसेस एंड इवेल्युएट द आर्गुमेंट समझ में नहीं आ रहा, या फिर इन्फरेंसेस एंड फ्लॉ समझ में नहीं आ रहा. इन तीनों ही लोगों में क्या कॉमन था? इन्फरेंसेस. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आई नो हाउ टू सॉल्व सीआर बट देन इन्फरेंसेस
is my weak point. And the moment you start, treating it differently, the game is lost. So inference कोई ऐसा अलग से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. It simply tests you, or it tests your knowledge कि आपने पैसेज में से कितनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया. दैट्स इट. आगे देखते हैं. इन्फेरेंस के क्वेश्चन में क्या करना है? डिस्टिंक्शन. यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन कंक्लूजन एंड इन्फेरेंस. मैंने वो आपको बता ही दिया. दैट कंक्लूजन इज अ ब्रॉड टर्म. इन्फेरेंस कैन बी कॉल्ड अ कंक्लूजन, बट इट इज रीडर्स कंक्लूजन. ठीक है. And it cannot be an opinion. You must think about what premises or facts mean to anybody who reads these facts, not just you. आप एक काम कर सकते हो. आप ये देख सकते हो कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई की है, ये इन्फेरेंस है या नहीं. उसके लिए ये चेक कर सकते हो कि क्या दूसरा पर्सन भी ऐसा ही सोचेगा. अगर दूसरे पर्सन का सोचने का तरीका चेंज हो गया तो फिर वो ओपिनियन हो सकता है. मेक श्योर कि वो जो इंफॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई की है, वो इंफॉर्मेशन व्हाट इट मींस टू एनीबॉडी हु रीड्स दीज फैक्ट्स, नॉट जस्ट यू. It should not be a guesswork, and read the options very carefully till the end. Even आपने देख लिया कि A is going to be the answer, still B, C, D तीनों को पढ़ो. So let's solve a question. यहाँ पे बोल रहा है you cannot go into that premises without a jacket and a tie. जैकेट और टाई के बिना उस premise में आप नहीं जा सकते. Again, you have 3 options here. तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पे आप क्या बोल सकते हो? देखो, उसने बोला कि तुम उस प्रीमाइस में बिना जैकेट और टाई के नहीं जा सकते. फर्स्ट बोल रहा है यू आर वेयरिंग अ जैकेट एंड अ टाई, तो तुम उस प्रीमाइसेस में जा सकते हो. अब यार, उसने बोला जैकेट और टाई नहीं पहना हुआ तो तुम उस प्रीमाइसेस में नहीं जा सकते. बट मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि उस प्रीमाइसेस में जाने के लिए जैकेट और टाई ही चाहिए था. मैंने बोला जैकेट और टाई नहीं पहन रखा ना तो अंदर नहीं जा सकते. दैट मींस देयर कुड हैव बीन अदर कंडीशंस एज वेल कि जो हमें चाहिए थी कि वो भी पूरी होनी चाहिए थी अंदर जाने के लिए. हो सकता है जैकेट एंड टाई इज द ओनली कंडीशन, या फिर हो सकता है कि और भी कंडीशंस हो, हमें उसके बारे में नहीं पता. सो इट इज ओनली अ पॉसिबिलिटी. दिस इज ओनली अ पॉसिबिलिटी, एंड इस वजह से दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ठीक है, आगे देखते हैं. You are permitted to go into that premises. It means you are wearing a jacket and a tie. तुम उस premises में जाने के लिए permitted हो. अगर you are allowed, तो तुमने सारी conditions जो हैं वो fulfill कर दी हैं. Now it shouldn't bother you कि वहां पे एक condition है या फिर बहुत सारी conditions है. तुम allowed हो ना अंदर जाने के लिए, तुमने सारी conditions fulfill कर दी है. अगर सारी conditions fulfill कर दी है तो jacket और tie तो पहना ही होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो तुम अंदर जाने के लिए अलाउड ही नहीं होते. सो बोल रहा है यू आर परमिटेड टू गो इनटू दैट प्रीमाइसेस. डेफिनेटली तुमने सारी कंडीशंस फुलफिल कर दी है. अब सारी कंडीशंस में एक ही कंडीशन है या बहुत सारी कंडीशंस है, इट शुडंट बॉदर यू. लेकिन ये 100% ट्रू है ऑन द बेस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन. यू आर नॉट परमिटेड, तुम अंदर जाने के लिए परमिटेड नहीं हो. अगर अंदर जाने के लिए परमिटेड नहीं हो तो इज इट ओनली बिकॉज ऑफ जैकेट एंड टाई? हमें पता नहीं है ना कि एक ही कंडीशन है जैकेट एंड टाई वाली या फिर बहुत सारी कंडीशंस हैं. वी डोंट नो अबाउट दैट. तो अगर हमें वो नहीं पता तो हम बोल नहीं सकते हैं कि अगर अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं हो तो कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं की है. वी कांट से दैट. सो इसलिए ये गलत. द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज सेकंड. आई होप आपको ये समझ में आया. देखिए, मैंने आपको बताया इन्फरेंसेस आर 100% ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन. ठीक है. सो ये तो एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट था. अब आर्ग्यूमेंट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं. सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रखा है. नाउ बिफोर आई टेक यू टू दिस क्वेश्चन, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि ये जो इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ अभी अभी शेयर की कैसी लगी, एंड व्हाट व्हाट कैन बी one thing, or what can be other types of videos जो आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं. Obviously ये सीरीज तो हम लोग कंप्लीट करेंगे. इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो do let me know in the comments box, and please share your love by subscribing to our channel because it really helps us grow, and पता चलता है कि लोग हमें कितना पसंद कर रहे हैं. Next, celiac disease results from inability of the digestive tract. You don't need to know what celiac disease is. आप तो बस आर्ग्यूमेंट समझो कि celiac disease
It results from inability of digestive tract, specifically the small intestine, to absorb gluten, which is a protein found in wheat, barley and certain other grains. तो उसने बोला कि celiac disease में जो हमारा intestine है, it isn't able to absorb gluten. वो gluten इन सारे grains से absorb नहीं कर पाता. The body's immune system attacks the gluten as if protein were a harmful pathogen, often resulting in serious damage to intestinal lining. वो क्यों नहीं इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर पाती? क्योंकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोटीन को अटैक करने लग जाता है, थिंकिंग दैट इट इज सम सॉर्ट ऑफ पैथोजन, एंड उससे फिर इंटेस्टाइनल लाइनिंग को नुकसान पहुंचता है. People who suffer from celiac disease must eliminate gluten from their diets. And जो लोग celiac disease से सफर कर रहे हैं, उनको gluten अपनी डाइट से बिल्कुल भी अवॉइड कर देना चाहिए. Symptoms of disease include abdominal cramps, bloating, anemia. If statements above are true, which of the following assertions can be made on the basis of the passage? ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट को रिपीट कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. सिलिक डिजीज में ग्लूटेन स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब नहीं कर पाती. क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम ग्लूटेन को अटैक करने लग जाता है, थिंकिंग दैट इट इज सम सॉर्ट ऑफ पैथोजन, एंड उससे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो उसको डैमेज होता है. नेक्स्ट उसने बोला इसीलिए जो सिलिक डिजीज से सफर कर रहा है, he or she should avoid or eliminate gluten from their diets. इसके बेसिस पे क्या ट्रू है? यानी कि आपसे इन्फरेंस पूछ रहा है कि क्या लॉजिकली हम लोग डिराइव कर सकते हैं, राइट? अब देखो, anyone who suffers from celiac disease will experience anemia. उसने this option is very close, but this option is incorrect. Reason? उसने बोला कि symptoms of the disease include abdominal cramps, bloating, anemia. ये symptoms है, जरूरी नहीं है कि ये तीनों symptoms हो सकता है कि anemia ना हो, bloating हो जाए, हो सकता है bloating ना हो, cramps, abdominal cramps person जो है वो experience करे. So there can be any type of reason. So anyone who suffers from celiac disease will experience anemia. ये आपने क्या किया? यहाँ पे आपने इसको मतलब it breaches the scope of the passage. पैसेज का जितना स्कोप था उसके बाहर चला गया. ठीक है, तो obviously incorrect. Eliminating gluten from one's diet will cure celiac disease. Yes, a very close option कि अगर आप celiac disease से सफर कर रहे हो, ग्लूटेन को एलिमिनेट कर दोगे तो celiac disease will be cured. C, people experiencing abdominal cramps, bloating and anemia have celiac disease. अब देखो, जिसको celiac disease होती है उसको ब्लोटिंग होती है, उसको क्रैम्प्स आते हैं, उसको एनीमिया होता है. एंड ऑप्शन सी में क्या कर दिया? रिवर्स कॉजेशन जो है वो अप्लाई कर दिया कि भाई जिसको ब्लोटिंग होती है, सिलिएक डिजीज होती है, सॉरी क्रैम्प्स होते हैं, एनीमिया होता है, उसको सिलिएक डिजीज होती है. यार और किसी बीमारी में भी तो ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं, जरूरी थोड़ा है कि सिलिएक डिजीज में ही दिखे. तो इट इज इनकरेक्ट. एंड ह्यूमन बॉडी कैन नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज हार्मलेस सब्सटेंसेस. ग्लूटेन हार्मलेस सब्सटेंस है क्या? यस, ग्लूटेन इज अ हार्मलेस सब्सटेंस. अब देखो मेरे पास दो ऑप्शंस बचे. यहां पे ऑप्शन बी बोल रहा है एलिमिनेटिंग ग्लूटेन फ्रॉम वंस डाइट विल क्योर सिलिएक डिजीज. अब ये ऑप्शन गलत है, दिस इज इनकरेक्ट. क्यों? देखो, आप ग्लूटेन कंज्यूम नहीं करोगे तो सिलिएक डिजीज के जो सिम्टम्स है वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे. ऐसा थोड़ा है कि सिलिएक डिजीज ही सही हो जाएगी. ये तो वही वाली बात हुई है कि स्मोकिंग कॉजेस कैंसर. अगर आप स्मोक नहीं करोगे तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा. भाई उसके जो सिम्टम्स है वो ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, लेकिन स्मोक नहीं करोगे तो कैंसर ठीक ही हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना बोल सकते हो. सो दिस इज इनकरेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन बॉडी कैन नॉट ऑलवेज रिकॉग्नाइज हार्मलेस सब्सटेंसेस. ग्लूटेन इज अ हार्मलेस सब्सटेंस एंड ह्यूमन बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही थी. तो आई होप आपको समझ में आया व्हाई डी इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी वाज वेरी क्लोज बट देन इनकरेक्ट. सो यहां पे जो करेक्ट आंसर है दिस इज ऑप्शन डी. एंड ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एंड इसको आप अपने आप सॉल्व करेंगे एंड मेरे को आंसर जो है वो कमेंट्स बॉक्स पे देंगे कि इस नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ assumption, concept of inferences, you should be able to solve this question as well. तो इसका आंसर आप अपने आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? डेफिनेटली मैं इसका भी फीडबैक आप लोगों से चाहूंगा. एंड वन मोर टाइम,
If you really like our videos, show us your love by subscribing to our channel. आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही. I thank you all for your time today. You all have a wonderful day ahead. Thank you.